काशीपुर उत्तराखंड का एक छोटा सा कस्बा, जहां गंगा की सहायक नदियां पहाड़ों से उतरकर मैदानों को चूमती थीं। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और बच्चों की हंसी घुली रहती थी। कस्बे के एक कोने में गंगा के किनारे बनी एक पुरानी हवेली के पास दो दोस्तों की कहानी शुरू हुई, राघव और सूरज। राघव एक शांत, संवेदनशील लड़का था, जिसके सपने किताबों, कविताओं और गंगा के किनारे बिताए पलों में बुनते थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, शायद इसलिए कि उसने अपने पिता को बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। उसकी माँ सरोज एक स्कूल टीचर थी, जो अपने बेटे के सपनों को पंख देने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सूरज दूसरी ओर जिंदादिल और बिंदास था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था और उसके पिता रामलाल कस्बे में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। सूरज की हंसी इतनी संक्रामक थी कि वो पूरे मोहल्ले को खुश कर देता था। राघव और सूरज की दोस्ती तब शुरू हुई जब वे 6 साल के थे। एक बार स्कूल के खेल के मैदान में कुछ बड़े लड़कों ने राघव को चिढ़ाया और उसकी किताब छीन ली। सूरज, जो पास में क्रिकेट खेल रहा था, दौड़कर आया और उन लड़कों से भिड़ गया। उस दिन राघव की किताब तो वापस मिली, लेकिन उसने कुछ और पाया, एक सच्चा दोस्त। इसके बाद दोनों अविभाज्य हो गए। चाहे गंगा किनारे पत्थर उछालना हो, साइकिल पर गलियों में दौड़ लगाना हो या रात को छत पर तारे गिनना हो, दोनों हमेशा साथ थे। दोनों 12वीं कक्षा में पहुँचे जब उनकी दोस्ती को पहली बार गंभीर चुनौती मिली। स्कूल में एक साहित्यिक प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें राघव ने अपनी एक कविता प्रस्तुत करने का फैसला किया। उसने महीनों मेहनत की, अपनी माँ की सलाह ली और एक ऐसी कविता लिखी जो गंगा की लहरों और दोस्ती की गहराई को बयां करती थी। उसने अपनी कविता सबसे पहले सूरज को दिखाई। सूरज ने उत्साह से कहा, यार ये तो कमाल है, इसे और निखार, तू दिल्ली तक जाएगा। राघव ने सूरज की बात को दिल से लिया और रात दिन कविता को और बेहतर करने में जुट गया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सूरज ने अपनी मासूमियत में अपनी कविता को अपने चचेरे भाई विक्रम को दिखाया, जो स्कूल का कूल लड़का था और हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में मजा लेता था। विक्रम ने कविता पढ़ी और हंसते हुए कहा, ये क्या बकवास है, इसमें तो कोई दम नहीं। राघव को लगता है वो शायर है। सूरज ने गुस्से में विक्रम को डांटा और कहा, तुझे समझ नहीं, ये कविता दिल से लिखी गई है। लेकिन विक्रम ने बात को तोड़ मरोड़ कर स्कूल में फैला दिया कि सूरज ने राघव की कविता को बकवास कहा और उसका मजाक उड़ाया। ये बात राघव तक पहुंची और उसका दिल टूट गया। वो सूरज से सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि भरोसा और समर्थन की उम्मीद रखता था। उस रात राघव अपनी माँ के पास बैठा और रोते हुए बोला, माँ, सूरज ने मेरी कविता का मजाक उड़ाया। मैंने सोचा वो मेरा दोस्त है। सरोज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव का गुस्सा और दर्द कम नहीं हुआ। उसने सूरज से बात करना बंद कर दिया। सूरज ने कई बार राघव को समझाने की कोशिश की। वो स्कूल के बाद राघव के घर गया, गंगा किनारे उसका इंतजार किया, लेकिन राघव ने उसे हर बार ठुकरा दिया। एक दिन सूरज ने हिम्मत जुटाकर राघव को स्कूल के गलियारे में रोका और कहा, राघव, तू कम से कम मेरी बात तो सुन। मैंने तेरी कविता का मजाक नहीं उड़ाया। विक्रम ने झूठ बोला, लेकिन राघव ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, सूरज, अगर तूने मजाक नहीं उड़ाया तो तुझे मेरी कविता दूसरों को दिखाने की क्या जरूरत थी? तूने मेरा भरोसा तोड़ा। सूरज के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। प्रतियोगिता के दिन राघव की कविता को प्रथम पुरस्कार मिला। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, लेकिन राघव की आंखों में खुशी की जगह सूरज के विश्वासघात का दर्द था। सूरज, जो हमेशा राघव की जीत पर सबसे जोर से तालियां बजाता था, उस दिन चुपचाप हॉल के कोने में खड़ा रहा। उसने राघव को बधाई देने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसकी ओर देखा तक नहीं। स्कूल खत्म होने के बाद राघव दिल्ली चला गया, जहां उसने साहित्य में डिग्री लेने का फैसला किया। सूरज काशीपुर में ही रह गया, अपने पिता की दुकान संभालने।
दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। राघव को लगता था कि सूरज ने उसका मजाक उड़ाकर उसकी आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई, जबकि सूरज को दुख था कि राघव ने उस पर भरोसा नहीं किया। साल बीतते गए, लेकिन दोनों के दिल में एक खालीपन रह गया। भाग 2, दूरी का सन्नाटा। राघव दिल्ली पहुंच चुका था। दिल्ली विश्वविद्यालय के साहित्य विभाग में उसका दाखिला हो गया था और वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। शहर की भागदौड़, ऊंची इमारतें और शोर उसे काशीपुर की सादगी से बहुत अलग लगे। वो अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर गंगा की याद करता और उसके साथ सूरज की हंसी की गूंज सुनाई देती। लेकिन हर बार जब सूरज की बात दिमाग में आती, राघव का दिल कसला हो जाता। वह सोचता, सूरज ने मेरा मजाक उड़ाया, उसने मेरी कविता को बेकार कहा, मैंने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना और उसने मेरा भरोसा तोड़ा। राघव ने खुद को किताबों और लेखन में डुबो दिया। उसकी कविताएं कॉलेज की पत्रिकाओं में छपने लगी और प्रोफेसर उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन उसके प्रोफेसर डॉक्टर मिश्रा ने उसकी कविता पढ़ी और कहा, राघव, तुम्हारी कविताओं में दर्द है, लेकिन उस दर्द के पीछे एक अनकही कहानी है, उसे बाहर निकालो। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। वह जानता था कि उसकी कविताओं का दर्द सूरज से उसकी दूरी थी। राघव ने एक कविता लिखी, गंगा का किनारा, जो उसकी और सूरज की दोस्ती की यादों से प्रेरित थी। कविता में उसने गंगा की लहरों, काशीपुर की गलियों और एक दोस्त की हंसी को बयां किया, जो अब सिर्फ यादों में बची थी। कविता को दिल्ली की एक मशहूर साहित्यिक पत्रिका में जगह मिली और राघव का नाम धीरे धीरे शहर में फैलने लगा। लेकिन जब वह रात को अकेले अपने कमरे में बैठता, तो उसे लगता कि उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी हैं। वह सोचता, काश सूरज यहाँ होता, वो सबसे जोर से तालियां बजाता। एक रात बारिश की बूंदें राघव की खिड़की पर टकरा रही थीं। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, जो उसने काशीपुर से लाई थी। डायरी के पन्नों में सूरज की हस्तलिपि थी। उसने राघव की कविताओं के लिए छोटे छोटे नोट्स लिखे थे, जैसे, यार ये लाइन तो दिल छू गई, या राघव तो एक दिन बड़ा शायर बनेगा। एक पन्ने पर सूरज ने एक छोटी सी ड्राइंग बनाई थी। 2 लड़के गंगा किनारे बैठे और ऊपर लिखा था, दोस्ती का आलम, गंगा का किनारा। राघव की आंखें भर आईं। उसने डायरी को सीने से लगाया और फुसफुसाया, सूरज, तूने मुझे इतना प्यार दिया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राघव ने उस रात अपनी माँ को फोन किया। सरोज ने उससे कहा, बेटा, सूरज ने जो किया वह गलत हो सकता है, लेकिन क्या तूने उसे समझाने का मौका दिया? दोस्ती में गलतफहमियां होती हैं, लेकिन उन्हें सुलझाने के लिए बात करनी पड़ती है। राघव ने जवाब दिया, माँ, अब बहुत देर हो चुकी है। सूरज को मेरी जरूरत नहीं और मुझे उसकी। लेकिन उसकी आवाज में एक खालीपन था, जो उसकी माँ ने महसूस किया। काशीपुर में सूरज अपने पिता की किराने की दुकान संभाल रहा था। रामलाल की तबीयत अब पहले नहीं थी और सूरज ने अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो सुबह जल्दी उठता, दुकान खोलता और देर रात तक ग्राहकों की सेवा करता। लेकिन उसकी हंसी अब पहले जैसी नहीं थी। मोहल्ले वाले कहते, सूरज, तू पहले जैसा क्यों नहीं हंसता? सूरज मुस्कुराकर जवाब देता, बस जिंदगी थोड़ी भारी हो गई है। सूरज को राघव की याद हर पल सताती थी। वो अक्सर गंगा किनारे जाता, जहाँ वे दोनों घंटों बातें करते थे। एक बार उसने एक पत्थर उठाया और गंगा में उछाला, जैसे वे बचपन में किया करते थे। उसने मन ही मन कहा, राघव, तूने मुझे गलत समझा, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। बस तुझे एक बार गले लगाना चाहता हूँ। सूरज ने एक डायरी शुरू की, जिसमें वह राघव की हर कविता को काटकर चिपकाता और अपने विचार लिखता। एक पन्ने पर उसने लिखा, राघव, तेरी कविता पढ़ी, तूने गंगा की बात की, लेकिन उसमें मेरी हंसी क्यों नहीं थी? क्या तू मुझे सचमुच भूल गया? एक शाम सूरज की माँ शांति ने उसकी डायरी देखी। उसने सूरज को बुलाया और कहा, बेटा, ये क्या है? तू राघव की कविताएं क्यों संभाल रहा है? सूरज की आंखें नम हो गईं।
उसने कहा, माँ, राघव मेरा दोस्त था। नहीं है, उसने मुझे गलत समझा, लेकिन मैं उसकी हर जीत में शामिल होना चाहता हूँ। शांति ने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अगर तुझे इतना दर्द है तो उसे बता दे। दोस्ती का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता। सूरज ने जवाब दिया, माँ, राघव अब दिल्ली में बड़ा आदमी बन गया है। उसे मेरी जरूरत नहीं। लेकिन उसकी आवाज में एक टूटन थी जो शांति ने महसूस की। सूरज ने राघव को एक पत्र लिखने की कोशिश की। उसने लिखा, राघव, मुझे नहीं पता तू ये पढ़ेगा या नहीं, लेकिन मैंने तेरी कविता का मजाक नहीं उड़ाया। विक्रम ने झूठ बोला। मैंने हमेशा तुझ पर गर्व किया है। अगर तू मुझे माफ कर सके तो एक बार बात कर ले। लेकिन पत्र को लिफाफे में डालने से पहले ही उसने उसे फाड़ दिया। उसे लगा कि राघव अब उसकी बात नहीं सुनेगा। 7 साल बाद काशीपुर में एक भयानक बाढ़ आई। मानसून की भारी बारिश ने गंगा और उसकी सहायक नदियों को उफान पर ला दिया। पानी कस्बे की गलियों में घुस गया और सूरज का घर और दुकान मलबे में तब्दील हो गए। सूरज ने अपनी मां को बचाने के लिए जान जोखिम में डाली। वो रात भर पानी में खड़ा रहा, अपनी मां को कंधों पर उठाकर सुरक्षित जगह ले गया। लेकिन शांति की तबीयत पहले से खराब थी और बाढ़ के सदमे ने उनकी हालत और बिगाड़ दी। सूरज और उसकी मां को एक अस्थायी शिविर में जगह मिली। सूरज दिन रात उनकी देखभाल करता, लेकिन उसकी सारी बचत मां के इलाज में खर्च हो गई। दुकान के मलबे में उसने अपनी डायरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो पानी में बह गई थी। सूरज ने गंगा की ओर देखा और मन ही मन कहा, राघव, अगर तू यहाँ होता तो शायद मैं इतना अकेला नहीं होता। एक रात शिविर में सूरज अपनी माँ के पास बैठा था। शांति ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, तूने मेरे लिए सब कुछ किया, लेकिन अपने दोस्त को मत भूल। राघव तेरा भाई है। सूरज ने जवाब दिया, माँ, राघव को मेरी जरूरत नहीं, मैंने उसे खो दिया। शांति ने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, दोस्ती कभी खोती नहीं, उसे ढूंढ। और अपने दिल का बोझ हल्का कर। सूरज की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अगर राघव ने मुझे ठुकरा दिया तो मैं टूट जाऊंगा। दिल्ली में राघव को अखबार में काशीपुर की बाढ़ की खबर मिली। उसने पढ़ा कि सैकड़ों घर डूब गए हैं और कई लोग बेघर हो गए हैं। उसका दिल कांप उठा। उसने सूरज का पुराना नंबर डायल किया, लेकिन वो बंद था। उसने अपनी माँ को फोन किया और पूछा, माँ, क्या सूरज ठीक है? सरोज ने जवाब दिया, बेटा, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन सुना है सूरज का घर डूब गया। उसकी माँ बीमार हैं। राघव का दिल बैठ गया। उसने कहा, माँ, मुझे काशीपुर जाना होगा। उस रात राघव ने अपनी डायरी निकाली। उसने सूरज की लिखी पंक्तियाँ पढ़ी। दोस्ती का आलम, गंगा का किनारा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, सूरज, मैंने तुझे गलत समझा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूँगा। राघव ने अगली सुबह की ट्रेन पकड़ी और काशीपुर के लिए निकल पड़ा। भाग 3, पुनर्मिलन और गलतफहमियों का सुलझना। राघव की ट्रेन काशीपुर स्टेशन पर रुकी। बाहर बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। लेकिन कस्बे का माहौल बदला हुआ था। जहां पहले बच्चों की हंसी और गलियों की रौनक होती थी, वहां अब बाढ़ की तबाही के निशान दिख रहे थे। सड़कों पर कीचड़ जमा था और कई घरों की दीवारें ढह चुकी थीं। राघव का दिल भारी हो गया। उसने अपनी माँ को फोन किया और पूछा, माँ, सूरज कहाँ है? सरोज ने बताया कि सूरज और उसकी माँ एक अस्थायी शिविर में हैं, जो स्कूल के मैदान में बनाया गया है। राघव ने अपना बैग कंधे पर डाला और शिविर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने गंगा को देखा, जो अब उफान पर थी। उसकी लहरें गुस्से में लग रही थीं, जैसे कस्बे के दर्द को बयां कर रही हों। राघव ने एक पल के लिए रुककर गंगा की ओर देखा और मन ही मन कहा, सूरज, मैं आ रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से चलने लगा। शिविर में हलचल थी। लोग कंबल और खाने के पैकेट बांट रहे थे और बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे।
राघव ने एक स्वयंसेवक से पूछा, सूरज यहाँ है? सूरज, रामलाल का बेटा। स्वयंसेवक ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, वो वहाँ बैठा है। राघव ने दूर से सूरज को देखा। वो एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था, एक तस्वीर को निहार रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखें उदास। राघव का दिल धक से रह गया। यह वही सूरज था जिसकी हंसी कभी पूरे कस्बे को गूंज देती थी, लेकिन अब वो टूटा हुआ लग रहा था। राघव धीरे धीरे सूरज की ओर बढ़ा। उसका गला रूंध गया था और वो नहीं जानता था कि क्या कहेगा। उसने हल्की आवाज में कहा, सूरज। सूरज ने चौंककर ऊपर देखा। उसकी आंखें पहले अविश्वास से भरी थीं, फिर धीरे धीरे नम हो गईं। राघव, तू यहाँ? उसकी आवाज में दर्द, आश्चर्य और एक अनकही उम्मीद थी। राघव कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस सूरज को गले लगा लिया। दोनों देर तक एक दूसरे को पकड़े रहे, जैसे 7 साल की दूरी को एक पल में मिटा देना चाहते हों। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और शिविर की हलचल एक पल के लिए थम सी गई। सूरज ने राघव को छुआ, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह सपना नहीं है। उसने कहा, राघव, तू सचमुच आ गया? मैंने सोचा था तू मुझे भूल गया। राघव ने सूरज की आंखों में देखा और कहा, सूरज, मैंने तुझे कभी नहीं भूला। मैंने तुझे गलत समझा। मुझे माफ कर दे। सूरज ने हल्की मुस्कान दी और कहा, यार, दोस्ती में माफी नहीं मांगी जाती। बस, तू आ गया, ये काफी है। उस रात दोनों गंगा किनारे गए। बाढ़ के बाद नदी का किनारा कीचड़ से भरा था, लेकिन राघव और सूरज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे एक बड़े पत्थर पर बैठ गए, जहां वे बचपन में घंटों बातें करते थे। सूरज ने तस्वीर निकाली जो वो शिविर में देख रहा था। यह उनकी पुरानी तस्वीर थी, दोनों गंगा किनारे हंसते हुए, सूरज की बांह राघव के कंधे पर। सूरज ने कहा, ये तस्वीर मेरे पास हमेशा रही। जब सब कुछ बाढ़ में बह गया तो मैंने इसे बचाया। राघव ने तस्वीर को देखा और उसकी आंखें फिर नम हो गईं। उसने कहा, सूरज, मुझे सचमुच लगा था कि तूने मेरी कविता का मजाक उड़ाया। किसी ने बताया कि तूने इसे बकवास कहा। मैं इतना आहत था कि मैंने तुझसे बात नहीं की। सूरज ने गहरी सांस ली और पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने गर्व से विक्रम को कविता दिखाई थी और कैसे विक्रम ने उसकी बात को तोड़ मरोड़ कर फैलाया। सूरज ने कहा, राघव, मैंने तुझ पर हमेशा गर्व किया। तेरी कविता को मैंने अपने दिल में रखा, लेकिन मुझे गलती हुई कि मैंने विक्रम को वो कविता दिखाई। राघव ने सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं सूरज, गलती मेरी थी। मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। मैंने तुझे समझाने का मौका नहीं दिया। मैं दिल्ली चला गया और तुझे अकेला छोड़ दिया। सूरज ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, राघव, तू दिल्ली गया, लेकिन तेरा दिल यहाँ था। मैंने तेरी हर कविता पढ़ी। गंगा का किनारा पढ़कर मैं रो पड़ा। मुझे लगा तूने मुझे याद किया। सूरज ने अपनी जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसने कहा, ये मेरी डायरी का आखिरी पन्ना है। बाकी सब बाढ़ में बह गया, लेकिन ये बचा। उसने पन्ना राघव को दिया। उस पर राघव की कविता गंगा का किनारा की कुछ पंक्तियाँ थीं और नीचे सूरज की हस्तलिपि में लिखा था, राघव, तूने गंगा को याद किया, लेकिन मुझे क्यों भूल गया? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। राघव की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने कहा, सूरज, मैंने तुझे कभी नहीं भूला। मैं हर कविता में तुझे ढूंढता था। राघव ने सूरज को गले लगाया और कहा, मैं वादा करता हूँ, अब कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा। सूरज ने हंसते हुए कहा, यार, अब तू लेखक बन गया है तो ड्रामे मत कर। बस मेरे साथ गंगा किनारे बैठा कर। दोनों हंसे और उनकी हंसी में वही पुराना रंग था जो बचपन में हुआ करता था। अगले दिन राघव सूरज के साथ शिविर में उसकी माँ शांति से मिलने गया। शांति बिस्तर पर लेटी थी, उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन राघव को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, राघव बेटा, तू आ गया। मैंने सूरज से कहा था तू जरूर आएगा। राघव ने शांति के हाथ को चूमा और कहा,
माँ, मैं देर कर दी, लेकिन अब मैं यहीं हूँ। शांति ने सूरज को इशारा किया और सूरज ने एक पुराना लिफाफा निकाला। शांति ने कहा, राघव, ये पत्र मैंने तुम्हारे लिए लिखा था। मुझे नहीं पता था कि मैं इसे तुझे दे पाऊंगी। राघव ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पत्र में लिखा था, राघव मेरे बेटे, तू और सूरज मेरे 2 आँखों के तारे हो। जब तुम दोनों अलग हुए, मुझे लगा जैसे मेरा एक बेटा मुझसे दूर चला गया। सूरज ने मुझे सब बताया। उसने गलती की, लेकिन उसका दिल हमेशा तुझसे जुड़ा रहा। मैंने उसकी डायरी देखी जिसमें उसने तेरी हर कविता को संभाला। राघव, तू बड़ा लेखक बन गया, लेकिन तेरे लिए सूरज की दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है। उसे माफ कर दे और उसे कभी मत छोड़ना। तू मेरा दूसरा बेटा है। शांति माँ। राघव की आंखें आंसुओं से धुंधला गईं। उसने शांति के पैर छुए और कहा, माँ, मैंने सूरज को माफ नहीं किया क्योंकि उसने कोई गलती की ही नहीं। मैंने उसे गलत समझा। शांति ने राघव का माथा चूमा और कहा, बस अब तुम दोनों साथ हो। मेरी आंखें ये देखकर ठंडी हो गईं। उस शाम राघव और सूरज फिर गंगा किनारे गए। राघव ने कहा, सूरज, मैंने बहुत कुछ खोया, लेकिन तुझे नहीं खोना चाहता। मैं दिल्ली वापस जाऊंगा, लेकिन तुझसे हर दिन बात करूंगा। सूरज ने कहा, राघव, तू जहाँ भी रहे, मेरे लिए तू यहीं है। लेकिन एक वादा कर, हम फिर कभी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। राघव ने हंसते हुए कहा, वादा? और ये भी वादा कि हम फिर से गंगा किनारे पत्थर उछालेंगे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गंगा की लहरों की ओर देखा। सूरज ने कहा, यार, ये गंगा हमारी दोस्ती की गवाह है। ये कभी नहीं बदलेगी। राघव ने फैसला किया कि वो सूरज और उसकी माँ की मदद करेगा। उसने अपनी किताबों की रॉयल्टी से कुछ पैसे जमा किए थे। उसने सूरज से कहा, तेरी दुकान फिर से बनेगी और माँ का इलाज भी होगा। सूरज ने मना करने की कोशिश की, लेकिन राघव ने कहा, यार, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। तूने मेरे लिए बहुत किया, अब मेरी बारी है। सूरज की आंखें नम थीं, लेकिन उसने राघव को गले लगाकर कहा, ठीक है, लेकिन ये दुकान हम दोनों की होगी। राघव ने दिल्ली से अपने कुछ दोस्तों को फोन किया जो एक एनजीओ चलाते थे। उन्होंने काशीपुर में राहत कार्य के लिए मदद भेजी। राघव और सूरज ने मिलकर शिविर में लोगों की मदद शुरू की। राघव ने देखा कि सूरज अब भी वही था। वह बच्चों को हंसाता, बुजुर्गों का ख्याल रखता और हर किसी को उम्मीद देता। राघव ने सोचा, सूरज, तूने कभी हार नहीं मानी। मैंने तुझ पर शक करके कितनी बड़ी गलती की। भाग 4, नई शुरुआत और दोस्ती की गहराई। राघव और सूरज का पुनर्मिलन काशीपुर के लिए एक नई उम्मीद की तरह था। बाढ़ की तबाही ने कस्बे को झकझोर दिया था, लेकिन दोनों दोस्तों की दोस्ती की गर्माहट ने लोगों के दिलों में रोशनी जगाई। राघव ने फैसला किया कि वो कुछ दिन काशीपुर में रुकेगा ताकि सूरज और उसकी माँ शांति की मदद कर सके। उसने अपनी दिल्ली की जिंदगी को एक पल के लिए रोक दिया, क्योंकि अब उसके लिए सूरज की खुशी से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता था। सूरज की दुकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी थी। रामलाल, सूरज के पिता, बाढ़ के बाद से चुप और उदास रहने लगे थे। सूरज ने अपने पिता को हिम्मत दी, लेकिन वो खुद भीतर से टूट रहा था। राघव ने सूरज से कहा, यार, ये दुकान सिर्फ तेरे पिता की नहीं, हमारी दोस्ती की निशानी है। हम इसे फिर से बनाएंगे। सूरज ने हल्की मुस्कान दी और कहा, राघव, तू लेखक है, मजदूरी कैसे करेगा? राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, दोस्ती के लिए मैं ईंटें भी उठाऊंगा। राघव ने अपनी किताबों की रॉयल्टी से कुछ पैसे निकाले और दिल्ली से अपने एनजीओ दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। सूरज और राघव ने मिलकर दुकान के मलबे को साफ करना शुरू किया। मोहल्ले के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग पड़ोसी, शर्मा जी, ने कहा, राघव, तू दिल्ली का बड़ा आदमी बन गया, लेकिन तेरा दिल अभी भी काशीपुर का है। राघव ने जवाब दिया, शर्मा जी, ये दिल सूरज के बिना अधूरा है। एक सुबह जब दुकान की नई नींव डाली जा रही थी, सूरज ने मलबे में कुछ पुराना सामान ढूंढा। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी
राघव और सूरज 10 साल पहले दुकान के सामने खड़े, सूरज की बांह राघव के कंधे पर। सूरज ने तस्वीर को साफ किया और राघव को दिखाया। उसने कहा, यार ये देख, हम कितने खुश थे। राघव की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, सूरज, हम फिर वैसे ही खुश होंगे। ये दुकान सिर्फ किराने की नहीं, हमारी दोस्ती की दुकान होगी। दोनों ने तस्वीर को नई दुकान की दीवार पर टांगा, जैसे एक वादा कि उनकी दोस्ती अब कभी नहीं टूटेगी। 2 महीनों की मेहनत के बाद दुकान फिर से खड़ी हो गई। रामलाल ने उद्घाटन के दिन राघव और सूरज को गले लगाया और कहा, राघव, तू मेरा दूसरा बेटा है। सूरज ने हंसते हुए कहा, पिताजी, अब राघव को दिल्ली भेजने से पहले उससे कुछ काम करवा लीजिए। मोहल्ले में हंसी गूंज उठी और पहली बार बाढ़ के बाद कस्बे में खुशी की लहर दौड़ी। दुकान के बनने के बाद राघव और सूरज गंगा किनारे बैठे और भविष्य की बातें करने लगे। राघव ने कहा, सूरज, मैंने दिल्ली में बहुत कुछ देखा, लेकिन काशीपुर की सादगी कहीं नहीं मिली। यहाँ के बच्चों को भी सपने देखने का हक है। सूरज ने सहमति जताई और कहा, यार, मुझे याद है, हम स्कूल में किताबें पढ़ने के लिए तरसते थे। क्यों न हम यहाँ एक पुस्तकालय खोलें? राघव की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, हाँ, और इसका नाम होगा दोस्ती का आलम। दोनों ने इस सपने को हकीकत बनाने की ठानी। राघव ने दिल्ली में अपने प्रकाशक दोस्तों से संपर्क किया और बच्चों की किताबें मंगवाईं। सूरज ने मोहल्ले के लोगों से मदद मांगी और एक पुरानी हवेली का एक हिस्सा पुस्तकालय के लिए मिल गया। राघव और सूरज ने दिन रात मेहनत की, दीवारों को रंगा, किताबों की अलमारियां बनाई और बच्चों के लिए एक छोटा सा पढ़ने का कोना सजाया। सूरज ने मजाक में कहा, राघव, तू शायर है, तो पुस्तकालय के लिए कोई कविता लिख दे। राघव ने जवाब दिया, कविता तो हमारी दोस्ती है सूरज, ये पुस्तकालय उसकी कहानी कहेगा। इसी बीच शांति की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। राघव ने दिल्ली से एक अच्छे डॉक्टर को बुलवाया और सूरज ने अपनी मां की दिन रात सेवा की। एक दिन शांति ने राघव और सूरज को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, बेटो, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी दी। मैं जानती हूँ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम दोनों फिर से एक हो गए। सूरज की आंखें भर आईं। उसने कहा, माँ, आप ऐसा मत कहिए, आप अभी बहुत साल हमारे साथ रहेंगी। शांति ने मुस्कुराकर एक छोटा सा डिब्बा निकाला और राघव को दिया। उसमें एक पुरानी चूड़ी थी जो शांति की माँ की थी। शांति ने कहा, राघव, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं चाहती हूँ कि तू इसे रखे। तू मेरे लिए सूरज जितना ही कीमती है। राघव ने चूड़ी को हाथ में लिया और रोते हुए कहा, माँ, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगा। आपने मुझे सिर्फ दोस्ती नहीं, एक परिवार दिया। सूरज ने अपनी माँ और राघव को गले लगाया और उस कमरे में सिर्फ प्यार और आंसुओं की आवाज थी। दोस्ती का आलम पुस्तकालय का उद्घाटन एक यादगार दिन था। कस्बे के लोग, बच्चे और स्कूल के टीचर सभी इकट्ठा हुए। शांति, जो अब व्हीलचेयर पर थी, उद्घाटन के लिए आईं। राघव और सूरज ने मिलकर फीता काटा और बच्चों की तालियों से हवेली गूंज उठी। राघव ने कहा, ये पुस्तकालय सिर्फ किताबों का घर नहीं, सपनों का आलम है। यहाँ हर बच्चा अपने सपने बुन सकता है। सूरज ने हंसते हुए कहा, और अगर कोई तुम्हारी कविता चुराए तो उसे गंगा में डुबकी लगवा देना। हंसी की गूंज में समारोह एक उत्सव बन गया। उद्घाटन के बाद राघव और सूरज ने बच्चों को अपनी पुरानी कविता सुनाने का फैसला किया, दोस्ती का आलम, गंगा का किनारा। राघव ने कविता शुरू की और सूरज ने उसका साथ दिया। उनकी आवाज में बचपन की मासूमियत और दोस्ती की गहराई थी। जब वे अंतिम पंक्ति पढ़ रहे थे, गंगा की लहरें गवाह हैं, दोस्ती कभी नहीं टूटती। उनकी आंखें नम थीं और वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे। शांति ने व्हीलचेयर से ताली बजाई और बच्चों ने उत्साह से चिल्लाया, राघव भैया, सूरज भैया, एक और कविता। राघव ने बच्चों की ओर देखा और कहा, ये पुस्तकालय सिर्फ किताबों का घर नहीं, दोस्ती का मंदिर है। यहाँ हर बच्चा सपने देख सकता है, जैसे हमने देखे थे।
सूरज ने हंसते हुए कहा, और अगर कोई तुम्हारी कविता का मजाक उड़ाए तो उसे गंगा में डुबकी लगवा देना। हंसी की गूंज में पुस्तकालय उद्घाटन समारोह एक उत्सव बन गया। आज काशीपुर में दोस्ती का आलम पुस्तकालय बच्चों की हंसी और सपनों से गूंजता है। राघव दिल्ली वापस चला गया, लेकिन वो हर महीने काशीपुर आता है। सूरज दुकान संभालता है और पुस्तकालय में बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। शांति अब पहले से बेहतर है और वो अक्सर पुस्तकालय में बैठकर बच्चों को अपनी जवानी की कहानियाँ सुनाती हैं। राघव और सूरज की दोस्ती अब पहले से भी ज्यादा गहरी है। वे गलतफहमियों के तूफान से गुजरे, लेकिन उनकी दोस्ती की जड़ें इतनी मजबूत थीं कि कोई आंधी उन्हें उखाड़ नहीं सकी। हर साल वे गंगा किनारे उस पत्थर पर बैठते हैं जहां उन्होंने बचपन में सपने बुने थे। सूरज पत्थर उछालता है और राघव कविता पढ़ता है। उनकी हंसी गंगा की लहरों में घुल जाती है और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। एक शाम सूरज ने राघव से कहा, यार, अगर मैंने कभी तुझे फिर से चोट पहुंचाई तो मुझे गंगा में डुबो देना। राघव ने हंसते हुए जवाब दिया, और अगर मैंने फिर से तुझ पर शक किया तो तू मुझे दिल्ली भेज देना। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गंगा की ओर देखा। सूरज ने कहा, राघव, ये गंगा हमारी दोस्ती की गवाह है। ये कभी नहीं बदलेगी। राघव ने जवाब दिया, और हमारी दोस्ती भी नहीं। जैसे ही सूरज ढल रहा था, दोनों ने अपनी पुरानी कविता गुनगुनाई। दोस्ती का आलम, गंगा का किनारा। उनकी आवाज में प्यार, दर्द और एक अनकही खुशी थी। गंगा की लहरें चुपचाप उनकी कहानी सुन रही थीं, और काशीपुर का आसमान उनकी दोस्ती की गवाही दे रहा था। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और पक्षियों को दाना डालें, पानी रखें, बेजुबानों की सेवा करें। हम केवल इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए संवेदनशील बने। दया, सेवा और करुणा ही सच्चा धर्म है।